एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हारुतो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी सोसाइटी छोड़ के जा रहा था। तो उसकी बचपन की दोस्त उसे रोकती है तो हारुतो उसे वादा करता है कि वो उसे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा और बड़ा होके उससे शादी करेगा। अब इसके बाद हम लोग बड़े हो चुके हारुतो को देखते हैं, लेकिन जिस बस से वो ट्रैवल कर रहा था तभी उस बस का ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी मारे जाते हैं। वहीं पे हारुतो की दोस्त ने हारुतो से कह दिया था कि वो उसे शादी करेगी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हारुतो की सोल एक दूसरे दुनिया के अंदर ट्रांसफर हो जाती है एक रियो नाम के लड़के के अंदर। इसके साथ ही रियो को हारुतो की मेमोरीज दिखाई देती हैं, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ डोजो में प्रैक्टिस कर रहा था। हारुतो ने अपना वादा पूरा किया था, वो दोबारा मी के पास गया हुआ था, लेकिन तब तक मी ने दूसरा प्यार ढूंढ लिया था। जिसके कुछ ही दिनों बाद हारुतो का एक्सीडेंट हुआ और वो मारा गया। रियो हारुतो की ये सभी मेमोरीज देखता है और वो मानने से इनकार कर देता है कि वो हारुतो है। लेकिन उसी टाइम पे रियो के घर के अंदर कुछ लोग आते हैं जो कि किसी को किडनैप करके लाए थे, जिसके के बाद वो लोग रियो के सामने ही खाना खाने लगते हैं। लेकिन रियो से बदबू आ रही थी तो वो उसको वहाँ से भगा देते हैं। रियो बिना कुछ कहे बाहर चला आता है और उसे हारुतो की सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि वो हारुतो है और वो खुद को ही याद दिलाता है कि वो रियो है जो कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए ही अभी तक जिंदा है। दरअसल रियो की माँ को किसी ने मार दिया था और रियो बदला लेने के लिए ही अभी तक जिंदा है। लेकिन उसी वक्त कुछ लोग रियो के पास आते हैं और वो लोग रियो से उसी लड़की का पता पूछ रहे थे जिनको उन लोगों ने किडनैप किया था। लेकिन अभी तक रियो ने उस लड़की को देखा नहीं था तो वो उनको कोई भी जानकारी दे नहीं पाता है। लेकिन वो लोग रियो के साथ काफी ज्यादा सख्ती से पेश आ रहे थे, बेसिकली गरीब और ऐसे झुपड़पट्टी में रहने की वजह से। लेकिन उनमें से एक लड़की जिसका नाम सीलिया था वो रियो के साथ काफी अच्छे से बात करती है, तो उन्हें रियो से एक लीड मिल जाती है कि उन्हें कपड़े बदल के यहाँ पे आना चाहिए, तो ये उन्हें कोई जानकारी मिल पाएगी। इसके बाद सीलिया वहाँ पे जाने से पहले एक मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करती है तो रियो उसे इफेक्ट होता है और रियो के आसपास बहुत ज्यादा ही माना आ जाता है, जिसको सीलिया नोटिस कर लेती है। लेकिन वो लोग अभी के लिए रियो को इग्नोर करके वापस चले जाते हैं। वहीं पे सीलिया जाने से पहले रियो को थोड़े से पैसे देती है उसकी मदद करने के लिए। रियो उन पैसों को लेके भागते हुए घर पे आता है तो उसके ऊपर एक बंदा अचानक से हमला कर देता है, लेकिन पैसों की पोटली की वजह से रियो उस हमले से बच जाता है। लेकिन वो बंदा दोबारा रियो के ऊपर हमला करता है तो वहाँ पे अचानक से एक लड़की आ जाती है जो कि एक स्पिरिट थी और वो रियो की मदद करती है उसको पावर समझाने के मामले में और उसे बताती है कि वो अभी इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर सकता है, तो वो अभी के लिए अपनी सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा ले जिससे वो बच पाएगा। इसके बाद रियो बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज पहले से बढ़ जाती हैं और साथ ही में हारुतो की मार्शल आर्ट स्किल्स उसके पास पहले से ही थी, तो वो बड़ी आसानी के साथ ही उस बंदे के साथ फाइट करता है और उसे पछाड़ने लगता है। लेकिन वो बंदा भी फिजिकल इनहेंस मैजिक का इस्तेमाल करके खुद की एबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन रियो के सामने उसकी एक नहीं चल पाती है और रियो आसानी के साथ उसे नॉकआउट कर देता है। अब इसके बाद रियो की नजर उस बोरी के ऊपर पड़ती है जिससे आवाज आ रही थी और जब रियो उस बोरी को हटाता है तो उसके अंदर वही लड़की थी जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे। वो लड़की रियो से कहती है कि मुझे कासल ले चलो, मेरे फादर तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। लेकिन वो आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही वो एक लाश को देख के डर के बेहोश हो जाती है। तो हारुतो उसे पीठ पे बिठाता है और उसे कासल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते के बीच में ही जो लोग उसे ढूंढ रहे थे वो उसके पास आ जाते हैं और रियो को ही किडनैपर समझने लगते हैं। रियो अपनी सफाई देता है लेकिन वो लोग एक शब्द सुनने को राजी ना थे, तो रियो को मजबूरन अरेस्ट होना ही पड़ता है और वो उनके साथ जाता है। वहीं पे जिस बंदे ने रियो के ऊपर अटैक किया था और जिन्होंने भी उस लड़की को किडनैप किया था उन्हें मारा था उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ पे एक और बंदा था जो अपने पास से क्रिस्टल को तोड़ देता है, वैसे ही वो बंदा मारा जाता है और उसे मारने के बाद वो वहाँ से साफ निकल जाता है। लेकिन वो लोग रियो से बातचीत करने की जगह पे उसे डायरेक्ट टॉर्चर ही करने लगते हैं और उसे बात मनवाने लगते हैं कि वो ही किडनैपिंग के पीछे था। वहीं पे जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने लोगों को बताती है कि रियो ने उसकी मदद की थी और उसे जल्दी से कस्टडी से रिलीज करवाओ। वहीं पे तब तक उन लोगों ने रियो को मार मार के भरता बना दिया था, लेकिन रियो काफी ज्यादा टफ था इसलिए वो अपनी बात पे अड़ा ही रहता है। वहीं पे ये लोग जानबूझ के रियो को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे ताकि इन लोगों के ऊपर कोई भी पनिशमेंट न लगे, प्रिंसेस को सही से न प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद वहाँ पे सेलिया और एक गार्ड आती है जो कि रियो को बचाती है, लेकिन रियो उनको छूने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन सेलिया काफी ज्यादा अच्छी थी, इन नोबल कमीनों से तो काफी ज्यादा अच्छी, इसीलिए वो बिना कहे ही रियो को हील करने लगती है। रियो को जब होश आता है तब तक वो सेलिया के साथ ही था। सेलिया उसे बताती है कि उसे फ्लोरा यानी कि प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके फादर ने बुलाया है, वो भी सभी लोगों के सामने। तो फिर रियो सेलिया से शाही रीति रिवाज पूछता है ताकि वो फ्लोरा के फादर से फुल इज्जत के साथ मिल सके। इसके लिए सेलिया मान जाती है और उसे शाही रीति रिवाज सिखाती है, जिसके बाद रियो शाही रीति रिवाजों के साथ ही उन सभी लोगों को ग्रेड करने के लिए जाता है। फ्लोरा के फादर रियो के इनाम के तौर पे उनकी ही एक फेमस एकेडमी के अंदर एडमिशन दिलवा देते हैं और सेलिया उसी एकेडमी की एक प्रोफेसर थी, इसीलिए वो रियो को पहले ही बता देती है कि यहाँ पे भेदभाव बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो सभी नोबल बैकग्राउंड से आते हैं। वहीं पे रियो का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, वो एक कॉमन बंदा है, लेकिन रियो को इस बारे में पहले से ही अंदाजा था। इसके बाद वो लोग रियो को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बेशक कोई भी रियो को भाव नहीं देता है और कुछ बच्चे तो हद से ज्यादा कमीने होते हैं। खैर सेलिया उन्हें अपना संवम देती है, उनके काम सिखाती है क्योंकि ये 5 साल के बच्चे हैं तो इन्हें यही
ही सवाल दिए जाएंगे। वहीं पे सेलिया रियो से कहती है कि उसे खुद के ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। दरअसल रियो कभी स्कूल ही नहीं गया था, उसको तो लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था। इसलिए रियो क्लास खत्म होने के बाद सेलिया के पास जाता है उसे पर्सनल ट्यूशन लेने के लिए, ताकि वो अपने गैप को पूरा कर सके। लेकिन जब वो सेलिया के चैम्बर के अंदर घुसता है तो फिर उसने पूरे ही कमरे की तबाही मचा रखी थी। बातों ही बातों में सेलिया रियो को बताती है कि वो 12 साल की है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस और एकेडमिक एबिलिटीज ज्यादा होने की वजह से उसे कम उम्र के अंदर ही ग्रेजुएशन मिल गई थी और वो यहाँ पे प्रोफेसर का काम कर रही है। वहीं पे सेलिया रियो को जितना भी काम दी थी, रियो ने काफी जल्दी ही उन्हें खत्म कर दिए थे, क्योंकि उसके पास पहले से ही हारुतो की मेमोरीज थी और हारुतो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, तो उसके लिए 5 सालों के बच्चे वाली मैथ क्या ही बड़ी चीज थी। स्टडी क्लास खत्म होने के बाद इन लोगों को नाइट क्लास भी दी जाती है, जहाँ पे उनका टीचर रियो को अलग अंदाज में देखता है तो वो रियो से कहता है कि मेरे ऊपर बिना होल्ड बैक करे हमला करो, और रियो बिल्कुल ऐसा ही करता है। और उसके पास मॉडर्न शॉर्ट स्किल्स थी जो वो डोजो के अंदर अपने दादा के साथ सीखता था, तो वो अपने टीचर को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देता है। तो उसका टीचर उसे कहता है कि मैं तुम्हें नाइट डिवीजन के अंदर एडमिशन दिलवा सकता हूँ, लेकिन रियो को किंगडम की मजदूरी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वो मना कर देता है। देखते ही देखते उन लोगों के फाइनल एग्जाम आ जाते हैं, जहाँ पे रियो काफी आराम से एग्जाम देता है और वो काफी चिल होकर सब कुछ लिख रहा था। लेकिन रियो को अभी भी हारुतो की मेमोरीज हॉन्ट करती हैं। उसे कभी कभी हारुतो की बचपन की दिलदार मी चान के बारे में याद आता है, जिससे उसे दिल में काफी ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन रियो दोबारा खुद को समझाते हुए कहता है कि वो रियो है, हारुतो नहीं। अगले दिन उन लोगों का एग्जाम रिजल्ट आता है तो रियो ने टॉप किया था, यहाँ तक कि वो फ्लोरा की बहन क्रिस्टीना को भी पीछे छोड़ दिया था, जो अक्सर टॉप करती थी। इसलिए एक बुली रियो को बुली करने लगता है, ये कहते हुए कि तुमने जरूर गंदी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सेलिया वहाँ पे आती है और वो रियो की साइड लेते हुए बताती है कि रियो ने तुम सभी से ज्यादा मेहनत की है और उसने खुद ही उसकी मेहनत को अपनी आंखों से देखा है। मैं फिर क्रिस्टीना भी रियो की मदद करती है, ये कहते हुए कि एकेडमी के एग्जाम है, सरकारी स्कूल के नहीं, जो कोई भी फेरबदल कर सकता है। मैं फिर सेलिया और रियो का रिश्ता टीचर और स्टूडेंट से बढ़ के दोस्ती में बदल जाता है। दोनों के बीच में ज्यादा एज गैप नहीं है, बस 1 ही 2 साल का फर्क है। अब यहाँ पे एक नाइट टूर्नामेंट होने वाला था, इसलिए उनका टीचर 3 बच्चों को सिलेक्ट करता है, जिनमें से पहला एल्फनोस था, दूसरा स्टुअर्ट था, और ये दोनों ही रियो के गले की हड्डी हो रखे हैं और उसे बहुत ज्यादा बुली करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा स्टूडेंट रियो था। एल्फनोस इसमें उंगली करने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर आगे से कह देता है कि ये पहले ही डिसाइड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग सेलिया और रियो को देखते हैं, जहाँ पे सेलिया एक बुक को नहीं रख पा रही थी बौना होने की वजह से, तो रियो उसकी मदद कर देता है। सेलिया उसे कहती है कि तुम काफी लंबे हो चुके हो इन 3 सालों के अंदर, जिस पे रियो उसे कहता है कि लेकिन तुम अभी भी उतनी ही छोटी हो जितनी पहली थी। अब इससे सेलिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से को शांत करने के लिए चाय पीने लगती है। तो रियो उसे बताता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो ये सिटी छोड़ के चला जाएगा। उसने अपनी मदर से वादा किया था कि वो एक जगह को विजिट करेगा, तो उसे वो वादा पूरा करने के लिए उस जगह पे जाना पड़ेगा। अब टूर्नामेंट की घड़ी आ जाती है, जहाँ पे रियो का चैलेंजर और कोई नहीं चार्ल्स था, जिसने रियो को कुछ टाइम पहले बुली किया था, उसे टॉर्चर किया था। इसलिए अब रियो के पास मौका आ चुका है कि वो अपना हिसाब बराबर कर सकता है। वहीं पे चार्ल्स तो रियो के साथ सीरियस होकर फाइट कर रहा था उसे हराने के लिए, लेकिन रियो उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है और बड़ी आसानी के साथ उसे हरा देता है बिना उसे चोट पहुंचाए। अब इस पे चार्ल्स कंप्लेन करने लगता है गली के बच्चों की तरह कि ये तो मेरा ट्राई था, लेकिन रेफरी उसे कह देता है कि अगर तुम्हारे अंदर शर्म और इज्जत बची हो तो चुपचाप हार मान के यहाँ से चले जाओ। जिस पे चार्ल्स इज्जत का नाम सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग सीलिया को देखते हैं, जो कि रियो को बधाई देने के लिए बाहर ही खड़ी थी, लेकिन रियो काफी जल्दी में था, जिसके बाद वो स्कूल के पीछे जाता है और सीलिया भी उसका पीछे करते हुए वहाँ पे चली जाती है। तो दरअसल एक लड़की रियो को प्रपोज करने के लिए आई थी, ये कहते हुए कि तुम कल मैच के दौरान काफी ज्यादा डैशिंग लग रहे थे, लेकिन वो लड़की रियो का कोई भी जवाब नहीं सुनती है और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। इससे सेलिया को टेंशन होने लगती है, क्योंकि अब वो भी रियो को पसंद करने लगी थी। अब इसके बाद अगला सीन मैजिक क्लास का होता है, जहाँ पे सेलिया उन्हें मैजिक के बारे में बता रही थी। वहीं पे स्टुअर्ट और अल्फनोस रियो का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो अभी तक मैजिक को यूज नहीं कर पाता था। लेकिन इसके बाद वो दोनों वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैजिक इस्तेमाल करके दिखाते हैं, तो वो हल्का सा वहाँ पे बिजली का गोला ही बना पाते हैं। लेकिन जब सेलिया उन्हें बताती है कि वो लोग मैजिक को और भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और मैजिक को और भी कई अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बाद सेलिया उन्हें करके भी दिखाती है और वो कई सारी मैजिक बॉल्स को अलग अलग तरह की चीजों में बदल के उन्हें ब्लास्ट करके दिखाती है। वहीं पे रियो हमें बताता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल फॉर्मूला की वजह से नहीं कर सकता है, यानी कि वो मैजिक कास्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर माना जरूर है। वहीं पे क्लास खत्म होने के बाद स्टुअर्ट दोबारा रियो को उंगली करता है सेलिया के साथ ज्यादा चिपको होने की वजह से, जिस पर रियो कुछ भी नहीं कहता है और माफी मांग के वहाँ पे चला जाता है। फ्लोरा को रियो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन रियो ने ही उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन उसकी बड़ी बहन क्रिस्टीना उसे कहती है कि हम लोग इस मामले में ना ही पड़े तो ही बेहतर रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनकी क्लास को फॉरेस्ट ट्रिप के लिए भेजा गया था, जहाँ
पे इन लोगों को बिना टीचर के ही सफर करना था और अपने गोल तक पहुंचना था। वहीं पे अल्फोनस उन लोगों को एक शॉर्टकट लेने के लिए कहता है। वो लोग उसे पूछते हैं कि उसके पास ये नक्शा कहाँ से आया, जिसपे स्टुअर्ट आगे से बताता है कि उसके बटलर ने ये शॉर्टकट ढूंढ के निकाला है। क्योंकि अल्फोनस लीडर था इसीलिए क्रिस्टीना भी शॉर्टकट के लिए मान जाती है। इससे उन लोगों को मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी और टाइम भी काफी ज्यादा बचेगा। वहीं पे रियो को इन लोगों ने घोड़ा गाड़ी समझ रखा था और उसे सभी लोगों का लगेज दे देते हैं उठाने के लिए। फ्लोरा रियो की मदद करना चाहती थी लेकिन रियो उसे मना कर देता है और अकेले ही सामान लाद के उन लोगों के पीछे चलने लगता है। इसी बीच हम लोग उसी आदमी को दोबारा देखते हैं जो रियो के घर के बाहर था। इसे दरअसल रियो के ऊपर शक हो गया है कि रियो अपनी असली एबिलिटीज को छुपाता है, इसलिए ये जानबूझ के यहाँ पे मॉन्स्टर्स को भेजने वाला है ताकि वो रियो की असली एबिलिटीज को चेक कर सके। लेकिन सफर के बीच में ही इन लोगों का सामना गॉब्लिन मास्टर से हो जाता है। लेकिन ये सभी क्लास एक दूसरे की मदद करके उन सभी गॉब्लिन मास्टर को मार देते हैं और दोबारा अपने सफर को चालू करते हैं। लेकिन ये लोग आखिर में एक चोटी के किनारे पे पहुंच जाते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल गलत थी। अब ये लोग वापस जाने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे इन लोगों के ऊपर दोबारा ऑर्क मास्टर हमला कर देते हैं जो कि गॉब्लिन मास्टर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। एक मास्टर स्टुअर्ट के ऊपर हमला कर देता है तो उसकी जांघ के ऊपर कट लग जाता है और वो इतने में ही मछली की तरह फड़फड़ाने लगता है और गलती से फ्लोरा को धक्का दे देता है, जिससे फ्लोरा खाई के नीचे गिर जाती है। लेकिन रियो दोबारा अपनी स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए फ्लोरा को बचा लेता है और उसे ऊपर की तरफ धक्का देके खुद ही खाई के नीचे गिर जाता है। ऊपर की तरफ वो लोग ऑर्क मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं और सभी लोग एक साथ दोबारा फाइट करते हैं तो सक्सेसफुली उन ऑर्क मॉन्स्टर को हरा देते हैं और आखिरी बचे आर्क मॉन्स्टर को क्रिस्टीना अपने क्रिस्टल के साथ मार देती है। अब इसके बाद एक लड़की स्टुअर्ट से कहती है कि उसी ने फ्लोरा को धक्का दिया था, इससे वो खाई में गिर गई थी और एज यू नो दीस फकिंग बास्टर्ड्स, ये सारा ब्लेम रियो के ऊपर डाल देते हैं कि उसी ने ही फ्लोरा को धक्का दिया होगा, इसीलिए तो वो यहाँ पे नहीं है। और जब उसे पछतावा हुआ तो वो फ्लोरा को बचाने के लिए खुद खाई में कूद गया, जिसपे अल्फोनस आगे से कहता है कि अगर वो गिर गया है तो इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, चलो चलते हैं। लेकिन फ्लोरा वहाँ पे रियो की साइड लेती है, ये कहते हुए कि अगर मैं गिर जाती तो भी ये क्या करनी थी, तो फिर मुझे बचाने के लिए इतना ज्यादा हड़कंप क्यों। जिसपे क्रिस्टीना अपनी बहन से कहती है कि वो लोग पहले किंगडम पहुंच जाए, इसके बाद वो लोग एक सर्च टीम को भेज देंगे रियो को ढूंढने के लिए, तब तक वो बेचारा खून बहने से मर जाए तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। वही भी हम लोग रियो को देखते हैं जो कि बिल्कुल टकाटक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो इन लोगों का ड्रामा देख रहा था। लेकिन वो लोग ये ड्रामा कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसी टाइम पे वहाँ पे ऑर्क मॉन्स्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली एक मॉन्स्टर आ जाता है। क्रिस्टीना उसके ऊपर भी अपनी इलेक्ट्रिक बॉल से हमला करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग दोबारा एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर इन तीनों के ही छक्के छुड़ा देता है और इनमें से एक बंदा वहीं पे डाउनआउट होकर नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद अल्फोनस उन लोगों को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है और सभी लोग अपनी जान बचा के भाग लेते हैं। वहीं पे फ्लोरा उस बंदे को हील करने के लिए वहाँ पे आ चुकी थी और उसी टाइम पे वो मॉन्स्टर फ्लोरा को ढूंढ लेता है और उसे जान से मारने वाला था। रियो दोबारा वहाँ पे आता है और फ्लोरा को बचा लेता है उस मॉन्स्टर का हाथ काट के। रियो फ्लोरा से कहता है कि जल्दी यहाँ से हटो। इसके बाद फ्लोरा वहाँ से हट जाती है और रियो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। रियो को शुरुआत में तो दिक्कत होती है, लेकिन वो बाद में अपनी एबिलिटीज को काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर की गर्दन काट के उसे वहीं पे मार देता है। अब इसके बाद क्रिस्टीना फ्लोरा को ढूंढ लेती है तो वो लोग वहाँ से खिसक जाते हैं। वहीं पे रियो भी अपना रास्ता नाप लेता है। वहीं पे वो बंदा रियो को देखते हुए कहता है कि ये तो युगोमो रीजन से किसी का बच्चा लगता है और इसके बाल भी काले हैं। दरअसल युगोमो रीजन के जो भी लोग होते हैं वो मानव को स्पिरिट आर्ट्स की मदद से इस्तेमाल करते हैं। रियो के फादर और मदर दोनों भी उसी रीजन से आते हैं। अब इसके बाद हम लोग सेलिया को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वो अपने फादर को स्टुअर्ट के बड़े भाई के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ पे वो लोग सारा इल्जाम रियो के ऊपर ही डालने वाले थे क्योंकि रियो गायब हो चुका था और स्टुअर्ट फैमिली का नाम बदनाम ना हो तो सारा इल्जाम अब रियो को ही लेना पड़ेगा। दिस फकिंग बास्टर्ड्स। अब इसके बाद सेलिया को रियो के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। रियो अकेडमी छोड़ने से पहले सेलिया से मिलने के लिए आता है तो सेलिया उसके गले लग जाती है और वो आगे से बताती है कि वो लोग उसके खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो कुछ करेगा नहीं। रियो आगे से साफ बताता है कि वो लोग नोबल हैं और मैं एक कॉमनर, कहाँ मैं उनके खिलाफ लड़ पाऊंगा, जो वो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा। दरअसल रियो यहाँ पे सेलिया को गुड बाय कहने के लिए आया था क्योंकि वो अकेडमी छोड़ के अपने सफर पे जाने वाला है। सेलिया उसे वादा लेती है कि वो दोबारा लौट के वापस जरूर आएगा ना। इसके लिए रियो मान जाता है और उससे कहता है कि वो सफर के दौरान उसके लिए लेटर्स लिख के भिजवाएगा। इसके बाद रियो सेलिया को गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है अपने सफर के लिए। इसके बाद हम लोग स्टुअर्ट के बड़े भाई को देखते हैं जो एक स्लेव के पास आता है जिसका नाम लातीफा था और वो लातीफा को रियो का कोट देते हुए कहता है कि इसकी सुगंध का पता लगाओ और इस बंदे को जाके मार दो। अब इसके बाद हम लोग रियो को उसके सफर पे देखते हैं जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ सिटीज को पार करते हुए एक किंगडम के अंदर एंटर होता है। तो फिर उसे किंगडम के बारे में बहुत सारी अजीब अजीब चीजें पता चलती हैं। दरअसल इस दुनिया के अंदर भी पास्ता, नूडल्स ऐसी चीजें रियो को पता चल रही थी। अब रियो जब पास्ता को चेक करता है तो फिर उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही में वो शॉप ओनर रियो को सजेस्ट करता है कि उसे पास ही के मॉल
मॉल के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पे और भी ऐसी कई सारी डिशेस हो सकती हैं जो शायद से रियो को पसंद आ जाएं। तो फिर रियो उसकी बात मान के मॉल की तरफ चला जाता है। तो जब वो मॉल के अंदर एंटर होता है तो फिर उसे और भी ज्यादा काफी सारी शॉकिंग चीजें पता चलती हैं, जिनमें से ज्यादातर चीजें खाने वाली ही थी। अब इसके बाद रियो वहाँ की एक वर्कर से मिलता है, जिसके बाद वो वर्कर रियो की पूरी मदद करती है। रियो को जो भी सामान चाहिए था उसके सफर के लिए वो लड़की उसकी मदद करती है और उन सभी चीजों का ऑर्डर लेके लियो को वो इंतजार करने के लिए कहती है। रियो को आइडिया आता है कि वो यहीं से अपना लेटर सीलिया के लिए भेज सकता है और रियो अभी तक उसने जो भी चीजें की हैं वो सभी लेटर के अंदर लिखता है और उसे सीलिया के लिए पोस्ट कर देता है। तब तक वर्कर भी रियो का सामान लेके आ चुकी थी, जिसके बाद रियो अपना सामान लेता है और उस वर्कर को थैंक्स कह के सफर के लिए आगे बढ़ जाता है। सफर के दौरान रियो को रास्ते के बीच में एक बच्ची दिखाई देती है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। रियो उसको चेक करने के लिए जाता है तो वो बच्ची असल में लातीफा थी, जो कि डायरेक्ट लियो के ऊपर पॉइजन स्टिंग से अटैक कर देती है। लियो को चाल समझ में आ जाती है, इसीलिए वो अटैक को अपने हाथों पे ले लेता है, लेकिन उसके ऊपर जल्द ही पॉइजन का असर होने लगता है और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन लियो स्पिरिट आर्ट्स की मदद से उस पॉइजन का असर कुछ टाइम तक कम कर देता है। इसके बाद लातीफा लियो को बताती है कि वो उसको मारने के लिए आई है, लेकिन लियो सामान उतार के साइड में रखता है और लातीफा को बता देता है कि वो मरने के लिए अभी राजी नहीं है। इसके बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ती है। वहीं पे रियो को शुरुआत में काफी ज्यादा दिक्कत होती है लातीफा के साथ फाइट करने में, क्योंकि लातीफा काफी ज्यादा फुर्तीली थी और ऊपर से रियो के ऊपर ड्रग का असर हो रहा था। लेकिन जब रियो को धीरे धीरे करके लातीफा के अटैक्स पैटर्न्स के बारे में समझ में आने लगता है तो वो काफी आसानी के साथ लातीफा को उठा के नीचे पटक देता है और उसको पकड़ के उसी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। लेकिन जैसे ही लातीफा के ऊपर से स्लेव मार का असर खत्म होता है तो वो होश में आ जाती है, जिसके बाद वो रियो से डर के मारे रोने लगती है और उसे ना मारने को कहती है। रियो को बच्चे संभालने बिल्कुल भी नहीं आते थे, इसीलिए वो स्पिरिट आर्ट्स की मदद से लातीफा को कुछ टाइम के लिए सुला देता है। इसके बाद वो उसके सभी वेपन्स और कपड़ों को साइड में रख देता है और उसे बांध देता है। उसी टाइम पे रियो को लातीफा के ऊपर से स्लेव कॉलर दिख जाता है। वहीं पे रियो ने किताब के बारे में स्लेव कॉलर के बारे में पढ़ा था कि उसे कैसे हटाया जाता है। फिर रियो अपनी स्पिरिट आर्ट्स की मदद से काफी आसानी के साथ स्लेव कॉलर को लातीफा के ऊपर से हटा देता है। अब इसके बाद हमें एक और शॉकिंग चीज पता चलती है कि लातीफा असल में एक रिकार्नेशन है, बिल्कुल रियो की तरह। जिस बस के अंदर हारुतो सफर कर रहा था वहीं पे लातीफा भी थी, छोटी बच्ची के रूप में, और वो दोनों ही एक्सीडेंट के दौरान मारे गए थे और लातीफा के मरने के बाद वो भी इस दुनिया के अंदर रिकार्नेट हो गई। लेकिन फर्क बस इतना था कि वो एक स्लेव की तरह रिकार्नेट हुई थी, वो भी स्टुअर्ट की, जहाँ पे स्टुअर्ट उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था और स्लेव होने की वजह से वो कोई जवाब भी नहीं दे पाती थी। वहीं पे रियो लातीफा से कहता है कि अगर तुम्हें होश आ चुका है तो मेरे सभी सवालों के जवाब दो, अगर मरना नहीं चाहती हो। लातीफा को रियो के अंदर से भी वही डरावना ऑरा महसूस होता है, तो वो आगे से कहती है कि अगर जवाब दूंगी तो तुम मुझे मारोगे नहीं ना। रियो लातीफा को उसका स्लेव कॉलर दिखाता है और उसे बताता है कि उसे ऑर्डर दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे किसी का भी कहना मानने की जरूरत नहीं है। इससे लातीफा को रोना आ जाता है क्योंकि अब वो आजाद हो चुकी थी। फिर रियो लातीफा से पूछता है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था और तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है। लातीफा को फैमिली नेम नहीं पता था, लेकिन उसे स्टुअर्ट का नेम जरूर पता था। इसे रियो को पता चल जाता है कि स्टुअर्ट ने ही सभी चीजें सबूत मिटाने के लिए रियो को मारने के लिए ऑर्डर दिए होंगे। अब इसके बाद रियो लातीफा को आजाद कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम आजाद हो, यहाँ से जा सकती हो, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। लेकिन रियो को लातीफा के ऊपर दया आ जाती है इतनी कम उम्र में स्लेव बनने की वजह से, इसीलिए वो उसको एक एडवाइस देता है कि उसे साउथ की तरफ जाना चाहिए। एक रीजन के अंदर वहाँ पे कई सारे डीमी ह्यूमंस रखते हैं, जैसे कि लातीफा है। लेकिन लातीफा रियो का ही पीछा करने लगती है, तो रियो उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। इस पे लातीफा बताती है कि वो रियो के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन रियो उसे साफ कह देता है कि मैंने तुम्हें स्लेव कॉलर से इसलिए आजाद किया था ताकि मैं ये बात साफ कर सकूं कि कोई मुझे मारने के लिए पीछे ना घूमे, बाकी मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। आसान शब्दों में मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, तुम मुझे कभी भी मारने की कोशिश कर सकती हो। लेकिन लातीफा रियो को स्लेव कॉलर देते हुए कहती है कि अगर भरोसा नहीं है तो ये मेरे ऊपर दोबारा लगा दो। इससे रियो हैरान होता है और उसे पूछता है कि उसे इसी कॉलर ने इतनी यातनाएं दी हैं, तो वो उसको दोबारा क्यों पहनना चाहती है। लेकिन लातीफा काफी ज्यादा डरी और सहमी हुई थी और वो रियो को बताती है कि वो बस अकेले नहीं रहना चाहती है और न ही मरना चाहती है। अब इससे रियो को लातीफा के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए इजाजत दे देता है। इसके बाद रियो लातीफा के लिए सैंडविच बनाता है और उसे खाने के लिए देता है। लातीफा जैसे ही सैंडविच की एक हल्की सी बाइट लेती है तो वो आगे से रोने लगती है। रोते हुए रियो को बताती है कि स्टुअर्ट उसे खाने के लिए जानवरों का खाना देता था। फिर वो दोनों इसी तरीके से अपना सफर जारी रखते हैं। वहीं पे सेलिया के पास रियो का लेटर आ जाता है और सेलिया उसे पढ़ के काफी ज्यादा खुश होती है कि रियो अपने सफर में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। इधर रियो ने और लातीफा ने दोनों ने कैंप लगा लिया था और रियो आज रात स्पेगेटी बना रहा था। वह लातीफा जैसे ही स्पेगेटी को देखती है तो वो उसका नाम ले लेती है। साथ ही में वो रियो को पास्ता के बारे में भी बताती है और उसे बताती है कि वो ये सब कुछ पहले खाया करती थी। अब इसे रियो को हल्का सा अंदाजा लग जाता है कि ये लड़की भी उसी की तरह रिकार्नेटेड हो सकती है। सोने के टाइम पे लातीना काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वो नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है
हैं कि उसे अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना है टोक्यो के अंदर। अब इसे रियो का शक यकीन में बदल जाता है कि ये लड़की भी उसी की तरह जापान से रिकार्नेटेड होके यहाँ पे आई है। इसके बाद रियो लातिफा के साथ ही सो जाता है ताकि उसे डर न लगे और उसे बुरे सपने न आए। सुबह लातिफा उठती है तो वो खुद को रियो के इतना करीब पाके अचानक से ऊपर उठ जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। वहीं पे लातिफा जब रियो को अच्छे से देखती है तब उसे हारुतो के बारे में याद आता है, क्योंकि वो भी उस टाइम पे बस के अंदर था और उसको वो दोनों ही बिल्कुल सेम से लगते हैं। इसीलिए वो रियो को ओनीचा कहने लगती है, यानी कि बिग ब्रदर। वहीं पे रियो को थोड़ी तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब वो लातिफा के बारे में सोचता है कि इतनी कम उम्र में एक्सीडेंट के बाद मर जाना, जिसके बाद जब दोबारा पुनर्जन्म हो तो एक स्लेव की तरह किसी का गुलाम बन जाना, ये सभी एक छोटे दिमाग के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी परेशानी डालते हैं और इससे हालात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। और अगर लातिफा को बड़ा भाई कहने से उसे हल्का सा आराम मिलता है तो रियो को इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और वो लातिफा को परमिशन दे देता है बिग ब्रदर कहने के लिए। इसके बाद वो दोनों अपने सफर को ऐसे ही चालू रखते हैं। एक रात रियो देखता है कि दोबारा लातिफा को बुरे सपने आ रहे हैं, तो वो अपनी स्पिरिट आर्ट्स की मदद से उसे चैन की नींद सुला देता है, जिससे उसे कोई परेशानी न हो। उसी टाइम पे रियो के सामने एक वुल्फ आता है जो कि एक स्पिरिट थी। तभी अचानक से वहाँ पे रोशनी चमकती है और कोई रियो के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल ये सभी एक डेमी ह्यूमंस का ग्रुप था जो कि रियो के ऊपर गलतफहमी से हमला कर रहा था। रियो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये गलतफहमी हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रियो की बात सुनने को राजी नहीं था। साथ में उन डेमी ह्यूमंस ने रियो की आंखों की रोशनी को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था, इसलिए रियो कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था और इसी चक्कर से उसे मार खानी पड़ रही थी। तभी वो डेमी ह्यूमंस उसके टेंट को चेक करते हैं तो फिर उन्हें लातिफा मिल जाती है और रियो ने उसके ऊपर एक स्पेल लगाया हुआ था ताकि वो आराम से सो सके, लेकिन वो डेमी ह्यूमंस उसे भी गलत तरीके से देखते हैं और रियो को एक किडनैपर समझ लेते हैं। फिर वो सभी लड़कियां एक साथ रियो के ऊपर अटैक करती हैं और उसे बेहोश कर देती हैं। फिर जब रियो की आंखें खुलती हैं तब उसे वही लड़की दिखाई देती है या फिर स्पिरिट जो उसे शुरुआत में मिली थी। वो रियो के साथ ज्यादा टाइम तक बात तो नहीं कर पाती है, लेकिन वो उसको हारुतो कह के बुला रही थी। जब रियो की आंखें खुलती हैं तब वो खुद को एक रूम के अंदर पाता है और तभी वहाँ पे लातिफा आ जाती है जो बाकी लड़कियों को घूरते हुए कहती है कि तुम लोगों ने मेरे भाई के ऊपर हमला क्यों किया। अब वहीं पे उनकी एल्डर आती हैं, जिसके बाद वो रियो से माफी मांगती हैं उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से। वो सभी लड़कियां भी रियो से माफी मांगती हैं गैर जिम्मेदारी से उसके ऊपर हमला करने के लिए। रियो भी उन्हें बड़ी आसानी के साथ माफ कर देता है क्योंकि उससे ज्यादा कुछ चोटें लगी नहीं थी। अब इसके बाद एल्डर रियो को उनका घर दिखाती है जो कि वही ट्री के ऊपर बना हुआ था जिसको रियो ने पहले देखा था। साथ ही में इन लोगों ने बाहर की तरफ से एक बैरियर बना दिया है ताकि कोई भी इंसान अंदर न आए और ये सभी लोग आराम से यहाँ पे रह सकें। अब इसके बाद एल्डर रियो को वहाँ के दो और एल्डर से मिलवाती हैं, साइलरो और डोमिनिक। वहीं पे साइलरो यहाँ का लीडर था, उसी ने यहाँ के सभी डेमी ह्यूमंस को एक साथ लाया था। साइलरो भी रियो से माफी मांगता है कि उन लोगों ने उसे वो इंसान समझ लिया जो उनके साथियों को गुलाम बना के यहाँ पे पकड़ के लेके जाता है और इसीलिए उन लोगों ने रियो के ऊपर अटैक किया था। रियो उनकी गलती को माफ कर देता है और उन्हें ग्रीटिंग्स देता है। उर्सुला रियो से लातिफा के बारे में पूछती है तो वो उसे लातिफा के बारे में सब कुछ बता देता है। तो फिर उर्सुला रियो से कहती है कि उसे कुछ टाइम तक उनके विलेज के अंदर ही रहना चाहिए। रियो इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट डारियस आ जाती है। ये तीनों ही एल्डर डारियस की फुल इज्जत करते हैं क्योंकि डारियस ही उस पेड़ की स्पिरिट है जिसके ऊपर ये सभी लोग रहते हैं और डारियस इनकी गार्डियर की तरह है। डारियस जैसे ही रियो को देखती है तो फिर उसे एक झटके के अंदर पता चल जाता है कि रियो किसी स्पिरिट के साथ संबंधित है और उसे ये भी पता चल जाता है कि स्पिरिट के साथ संबंधित यानी जुड़ा होने की वजह से वो मैजिक को मुश्किल से ही इस्तेमाल कर पाता होगा। रियो उसकी बात को करेक्ट करता है कि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो डारियस रियो से पूछती है कि मैं थोड़ा सा चेक कर सकती हूँ, जिसके लिए रियो मान जाता है। तो फिर डारियस अपने सर से उसके सर को छूती है और उसे पता चलता है कि जो स्पिरिट रियो के साथ जुड़ी हुई है वो इंसानी शेप की स्पिरिट है। रियो के पूछने पे डारियस उसे बताती है इंसानी शेप की स्पिरिट बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और ये हाई क्लास की स्पिरिट्स मानी जाती हैं। बाकी रियो के साथ और कोई भी दिक्कत नहीं थी। तीनों एल्डर रियो से कहते हैं कि अब हमें तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। अब इसके बाद रियो जब अपने घर पे वापस आता है तो फिर लातिफा उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद लातिफा रियो को उनका नया घर दिखाती है जहाँ पे बहुत कुछ था। फिर वो सभी लोग एक साथ वहाँ पे लंच करते हैं और लंच करने के बाद उर्सुला रियो के पास आती है और वो बताती है कि ये सभी लड़कियां तुम्हारे साथ ही रहने वाली हैं ताकि लातिफा को यहाँ पे रहने में दिक्कत ना हो। और वैसे भी रियो कुछ महीनों बाद ये जगह छोड़ के जाने ही वाला था तो लातिफा को यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। अब इसके बाद रियो उन विलेज वालों के साथ ही रहने लगता है और उनके साथ कई सारे काम करता है। साथ ही में रियो उनकी एक फेस्टिवल को भी वहाँ पे अटेंड करता है जहाँ पे वो सभी लोग अपने गार्डियन डीआरएस को सम्मान दे रहे थे और उसकी पूजा कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोग उसी बंदे को दोबारा देखते हैं जो अक्सर रियो के काम के बीच में टांग अड़ाते ही रहता है। ये बंदा अपने एक साथी को बहला फुसला के एक ड्रैगन की गुफा के अंदर लेके जाता है। इस बंदे ने पीले बाल वाले बंदे से वादा किया था कि अगर ये मिशन पूरा हो जाता है तो वो इसका प्रमोशन कर देगा। प्रमोशन के लालच में ये मिशन के लिए मान गया था। इसके बाद ये बंदा गुफा के अंदर से एक ड्रैगन का अंडा चुरा लाता है और उस पीले बाल वाले बंदे को देते हुए कहता है कि इसका ख्याल तुम रखोगे। इसके बाद वो लोग अपने ग्रिफन के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से उड़ते हुए जाने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वो ड्रैगन इन लोगों के
पीछे पड़ जाते हैं जिन्होंने उनके अंडे को चुराया था। ये सीन कट होके रियो और लातिफा के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे डायरियस उन्हें भी अपने विलेज का रेसिडेंट समझ लेती है। इसके बाद वहाँ पे जोरदार पार्टी होती है और ज्यादातर लड़कियां रियो के साथ ही चिपकी हुई थी और वो सभी रियो से यही कंप्लेंट कर रही थी कि वो लातिफा के साथ खुल के बात करता है लेकिन उनके साथ नहीं। तो फिर रियो उनसे वादा करता है कि अब वो उनके साथ ही उसी तरीके से बात करेगा जैसे कि वो लातिफा के साथ करता है। इसके बाद सभी लड़कियां वहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती हैं और सोरा रियो के पास आती है और उसे बताती है कि वो कुछ ही दिनों में जाने वाला है, उसे लातिफा को बता देना चाहिए। अब इसके बाद हम उन दोनों बंदे को देखते हैं जो कि जंगल के बीच में आ गए थे। वो बंदा वहाँ से जाते हुए पीले बाल वाले बंदे को वो एक क्रिस्टल खाने के लिए देता है जिसका इस्तेमाल वो लोगों को मारने के लिए करता है। क्रिस्टल देने के बाद वो बंदा वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि अगर वो ड्रैगन्स यहाँ पे चले हैं तो तुम मेरे बारे में भूल के यहाँ से जा सकते हो, अपनी जान बचा लेना। इसके बाद वो उनके झुंड को आते हुए देखता है और वहाँ से गायब होकर उनकी गुफा की तरफ जाने लगता है उनके अंडे को दोबारा चुराने के लिए। फिर हम लोग रियो को देखते हैं जो कि लातिफा से बात करने के लिए आता है। रियो लातिफा को बता देता है कि वो कल ही या फिर परसों गाँव छोड़ के जाने वाला है। लातिफा इस बात को सहन नहीं कर पाती है और नाराज होकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। वहीं पे डारियस विलेज के लोगों को बता देती है कि ड्रैगन का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा है। तो फिर जो लड़कियां रियो के साथ रहती हैं वो इस चीज को चेक करने के लिए जाती हैं और उसी टाइम पे हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि गुफा के अंदर जाता है। तो फिर वहाँ पे और भी कई सारे अंडे थे और वो एक एक करके उन सभी अंडों को चुराने लगता है। जब वो लड़कियां गाँव के थोड़ा सा आगे जाती है तब उन्हें वो पीले बाल वाला बंदा और ग्रिफिन दिखाई दे जाता है। वो लड़कियां उसके पास जाके उसे बात करने की कोशिश करती हैं लेकिन वो अंडे को सही सलामत रखने के लिए वहाँ से ग्रिफिन के ऊपर बैठ के भागने लगता है। उसी टाइम पे उन लड़कियों को दिखाई देता है कि ड्रैगन्स का झुंड उनके गांव की तरफ बढ़ रहा है। तो वो लड़कियां दो के ग्रुप में बढ़ जाती हैं, एक उस बंदे के पीछे जाते हैं और दूसरा ड्रैगन के झुंड को ब्लॉक करने के लिए ताकि वो गांव के अंदर न घुस जाए। वहीं पे हम लोग उस बंदे को देखते हैं और उसका काम जैसे ही पीले बाल वाले बंदे से खत्म हो जाता है तो वो लाल क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे वो बंदा वहीं पे गिर के मारा जाता है। उनमें से एक लड़की एक स्प्लिट बॉक्स के ऊपर बैठ के उसे चेक करने के लिए जाती है और उसी टाइम पे हम लोग लातिफा को देखते हैं जो गाँव के आस पास ही घूम रही थी और उसी टाइम पे उसके पास वो बंदा और अंडा आके गिरता है। लातिफा अंडे को चेक करती है तो बच्चा मारा जा चुका था क्योंकि अंडा फूट चुका था और उसी टाइम पे वो ड्रैगन भी वहाँ पे आ जाता है जो कि अपने बच्चे को मरा हुआ देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पे गांव के अंदर डोमिनिक से रियो को पता चलता है कि ड्रैगन्स के झुंड ने उनके गांव के ऊपर अटैक कर दिया है। तो फिर रियो को लातिफा के बारे में याद आता है और वो जंगल की तरफ निकल चलता है। वहीं पे लातिफा के ऊपर वो ड्रैगन अटैक कर देता है और जब वो उसके ऊपर अपनी फ्लेम थ्रोअर से अटैक करके मारने वाला था तो फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि लातिफा को बचाने लगती है। इसके बाद वो लड़की अपनी दूसरे स्पिरिट को वहाँ पे समन करती है और वो उनके साथ उस ड्रैगन के साथ फाइट करने लगती है लेकिन इसके बावजूद वो ड्रैगन के सामने कमजोर थी। तो फिर लातिफा भी उसकी मदद करती है लेकिन मदद करते करते वो खुद ही ड्रैगन के जाल के अंदर फंस जाती है और जब ड्रैगन उसे मारने वाला था तो फिर वहाँ पे रियो आता है जो कि ड्रैगन के ऊपर आइस क्रिस्टल से अटैक करके उसका ध्यान भटकाता है और लातिफा को बचा लेता है। इसके बाद रियो ड्रैगन के साथ फाइट करने लगता है लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट काम नहीं आ रहा था और ड्रैगन सामने से फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है तो रियो सामने से वाटर बॉल से उसे रोक लेता है लेकिन वो ड्रैगन दोबारा फायर बॉल अटैक करने वाला था तो रियो भी सामने से फायर बॉल अटैक ही करता है और वो फायर बॉल उस ड्रैगन के मुंह के अंदर घुस जाता है और रियो जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। इसे फायर बॉल ड्रैगन के मुंह के अंदर ही फटती है और वो ड्रैगन वहीं पे मारा जाता है। बाकी लड़कियां भी वहाँ पे आती हैं और वो रियो की ताकत को देख के हैरान हो गई थी और उसकी तारीफ करने लगती हैं। अब इसके बाद रियो लातिफा के साथ सही से बात करता है और उसे बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के होम टाउन की तरफ जा रहा है क्योंकि उसने उन लोगों से वादा किया था। लातिफा इस बात को समझ जाती है और वो रियो को जाने देती है लेकिन वो रियो को ये बात बता देती है कि वो रिकार्नेट हुई है और वो जापान से आई है और रियो भी उसे बता देता है कि वो भी जापान से रिकार्नेट होके यहीं पे आया है। लेकिन अभी इन दोनों को ये बात नहीं पता है कि वो दोनों ही उसी बस के अंदर थे जिसका एक्सीडेंट हो गया था। अब इसके बाद रियो वहाँ से जा रहा था तो फिर डोमिनिक उसको एक शॉट देता है जो उसने खुद ही अपने हाथों से बनाई है, साथ ही में एक क्लॉक भी जो कि उस ड्रैगन के मटेरियल से बना हुआ था। वहीं पे उर्सुला रियो को बहुत सारा राशन देती है जो उसके रास्ते के काम में आएगा। रियो उन लोगों से कहता है कि सामान काफी ज्यादा हो गया है, वो ये सब कुछ ले जा नहीं पाएगा। लेकिन उसी टाइम पे सेल्डोरा अपने पास से स्पेस ब्रेसलेट बाहर निकालता है जिसके अंदर रियो वो सारा सामान रख लेता है। अब इसके बाद रियो लातिफा को आखिरी बार गुड बाय कहता है और उससे वादा करता है कि वो इससे मिलने के लिए दोबारा वापस जरूर आएगा। इतना कहने के बाद वो अपने सफर की तरफ दोबारा निकल चलता है। अब इसके बाद रियो सक्सेसफुली यगमो रीजन के अंदर पहुंच जाता है और रीजन के अंदर आने के बाद वो लड़कियों से मदद मांगता है कि उसे विलेज चीफ से मिलवा दिया जाए, वो किसी काम से आया है। वो दोनों लड़कियां उसे अपनी विलेज चीफ के पास लेके जाती हैं जिनमें से वो एक की दादी थी। रियो विलेज चीफ को अपनी सारी आप बीती बताता है और बताता है कि वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है क्योंकि वो दोनों यहीं के रहने वाले थे। विलेज चीफ उसे उसके पेरेंट्स के नाम पूछते हैं तो रियो उन्हें बताता है जिससे विलेज चीफ काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद वो लड़कियों को बाहर चले जाने को बोलती है और रियो को बताती है कि
वो उसके फादर की मदर है, यानी कि रियो की ग्रैंड मदर। और वो रियो को ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स की ग्रेव्स को विलेज के अंदर पहले ही बना दिया गया है। तो फिर रियो वहाँ पे जाता है और अपने पेरेंट्स के ग्रेव को वहाँ पे ग्रेट करता है और उन्हें अपनी रिस्पेक्ट देता है। रियो अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि उसके पेरेंट्स विलेज छोड़ के क्यों गए थे, तो ग्रैंड मदर अभी नहीं बताती है और कहती है कि जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। साथ ही में रियो को ये भी बता देती है कि उसकी एक छोटी बहन भी है जो रोरी है, जिसने रियो को उसकी ग्रैंड मदर से मिलवाया था। रोरी रियो के अंकल की बेटी है। ग्रैंड मदर रियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ उनके घर के अंदर रह सकता है और रियो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन से रियो उन्हीं के साथ रहने लगता है और वो शुरुआत के दिन उनके लिए खाना भी बनाता है और उन लोगों को रियो की कुकिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद वहाँ पे एक और दूसरी लड़की आती है खाना खाने के टाइम पे, जो कि रोरी के दोस्त है और उसका नाम सायो है और उसके साथ उसका बड़ा भाई सिन भी आया हुआ था। तो सभी लोग एक साथ बैठ के लंच करते हैं। लंच खत्म होने के बाद ग्रैंड मदर सिन से कहती है कि तुम रियो को अपने साथ हंटिंग पे लेके जाओ। वहीं पे सिन रियो को नूब समझ रहा था और उससे कहता है कि हंटिंग के टाइम पे सावधान रहना, लेकिन हंटिंग के टाइम पे रियो ही सबसे ज्यादा शिकार करता है। हंटिंग करते वक्त रियो काफी ज्यादा गंदा हो गया था, तो वो अपनी स्पिरिट आर्ट्स की मदद से खुद के लिए वहाँ पे बाथिंग हाउस भी बना लेता है। साथ ही में वहाँ पे सोप भी बनाता है और बात लेने के बाद जब वो बाहर आता है तो रूरी और सायो उसी का इंतजार कर रहे थे और रियो उनसे भी कहता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद रियो विलेज के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से घुल मिल जाता है और विलेज के कामों को भी करने लगता है और सभी लोग रियो के काम से काफी ज्यादा खुश थे। इसीलिए ग्रैंड मदर रियो से कहती है कि जब राशन की कटाई की बारी आएगी तो वो चाहती है कि रियो जो राशन किंगडम की तरफ लेके जाएगा उसका गार्ड बन के जाए, जिसके लिए रियो मान जाता है। अब उसी वक्त उन्हें सिन दिखाई देता है जो अपने दोस्तों के साथ बाथिंग हाउस की तरफ जा रहा था। बाथिंग हाउस में हम लोग देखते हैं कि सिन वहाँ पे एक बंदे से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि ये साला मगल वाले गाँव के चीफ का बेटा है और ये डायरेक्ट बाथरूम के अंदर ही घुसे चला आ रहा था, जहाँ पे सायो और रूरी अभी के लिए नहा रही थी। और पता नहीं ये कमीना क्यों खुद को रूरी का दूल्हा समझता है। सिन से ये सब कुछ देखा नहीं जाता है तो वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बेशक बड़ा शरीर होने की वजह से वो सिन को गले से पकड़ के उठा लेता है। सही वक्त पे वहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती हैं, जो कि उसे यहाँ से भगा देती हैं, ये कहते हुए कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गेस्ट रूम के अंदर घूम सकते हो, लेकिन आसपास दिखाई मत देना जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती है। वापस जाते हुए उसकी नजर रियो के ऊपर पड़ती है जो उसे ही घूरे जा रहा था। वो बंदा रियो को भी हल्के में लेता है और उसके ऊपर लात मार के उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन रियो की टांग फौलाद की बनी हुई थी, इसीलिए वही बेचारा नीचे गिर जाता है। रियो को पहले ही खतरे का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो सायो और रूरी को एक क्रिस्टल दे देता है, जिससे उसे पता चल जाएगा अगर वो लोग कुछ भी उन दोनों के साथ करने के बारे में सोचते हैं। और हमें बाद में इन कमीनों से इनकी गंदी हरकत के बारे में पता भी चल जाता है कि इन्होंने जानबूझ के ही अपनी गाड़ी को खराब किया था ताकि इन्हें मौका मिल सके। अब रात होने के साथ ही ये लोग डायरेक्ट रूरी और सायो के कमरे के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे ये लोग उनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियो को पहले ही पता चल जाता है। और जब रियो कमरे के अंदर आता है तब वो रूरी और उसको कुछ ऐसी पोजीशन में देखता है जहाँ पे उसको उसकी मदर की याद आ जाती है, जिससे रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रियो उस बंदे को उठा के बाहर पटक देता है, जिसके बाद अपना पैर डायरेक्ट उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है। जिसके बाद रियो उसके मुंह के ऊपर घूंसे मारना शुरू करता है, लेकिन रियो के ऊपर खून सवार हो गया था और वो रुक ही नहीं रहा था और घूंसे मार मार के उसका मुंह खराब कर देता है। ये तो कहो वहाँ पे दूसरा बंदा आ जाता है जो कि रियो को रोक लेता है, ये कहते हुए कि ज्यादा मारोगे तो ये मर जाएगा। अब इसके बाद बंदा उसे हील करते हुए कहता है कि तुमने जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी ही। जिसके बाद वो अपने सोल्जर से कह के क्राइम की रिपोर्ट किंगडम के लिए भिजवा देता है और ये बंदा राशन को चेक करने के लिए किंगडम से भेजा गया एक ऑफिसर था। अगले सुबह वो ऑफिसर उन लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया है और प्रोसीजर को शुरू ही कर दिया जाएगा। रियो उन लोगों से माफी मांगता है कल के बर्ताव के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कोई भी बात नहीं है, तुमने रूरी और सायो को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन रियो फिर भी उन लोगों से एक और बार माफी मांगता है। अगले सुबह ग्रैंड मदर ऑफिसर को एक लेटर देती हैं, जो उसे कहती हैं कि तुम इसे किंगडम के अंदर भिजवा देना। इसके बाद उसी कमीने और उसके साथियों को किंगडम के प्रिजन के अंदर भिजवा दिया जाता है। वहीं पे ये लोग सारा राशन लेके कैपिटल सिटी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसके बाद हंटिंग मास्टर सभी प्रोसीजर को पूरा करके उन लोगों को जेल के अंदर भिजवा देता है। फिर हंटिंग मास्टर इन लोगों को रेमन खिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर भी लेके आता है और रियो अगेन रेमन का नाम सुन के हैरान होता है कि पता नहीं टोक्यो से यहाँ पे क्या क्या आएगा। रेमन खत्म करने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं तो सिन रियो से कहता है कि अगर मौका मिले तो सायो को भी यहाँ पे ले आना और उसे भी एक बार रेमन टेस्ट करवा देना। इसीलिए रियो अगले दिन सायो के साथ मार्केट के अंदर आता है और वहाँ पे वो सभी सामान खरीदने लगता है जो रेमन के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही में वहाँ पे एक लड़की भी थी जो कि हेयर पिन बेच रही थी। उन्हीं में से सायो को एक हेयर पिन पसंद आ जाती है तो रियो उसके लिए खरीद देता है और साथ ही में वो पैसों को भी नहीं कम करता है, क्योंकि ये सायो के लिए पहला गिफ्ट था। अब इसी सायो के दिल में रियो की खातिर कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे रियो को दिखाई देता है कि कुछ लोग किसी लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियो दोबारा लड़ाई के अंदर घुसता है और लड़की को बचा लेता है, लेकिन जब वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं तो रियो सायो को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। अब इसके बाद हम लोग उसी ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास आता है और उन्हें ग्रैंडमदर का लेटर डिलीवर कर देता है। उस लड़की के फादर जैसे ही लेटर को पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते
हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम रियो नाम के बंदे से वहाँ पे किसी से मिले थे। जिसके बाद रियो सायो को लेके वापस अपने होटल में आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग सायो के ऊपर हेयर पिन को देख लेते हैं और उन दोनों की तरफ हंसते हुए देखने लगते हैं, जिसे रियो शर्मा की वहाँ से खिसक लेता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात उसी बंदे और उसके फादर से हो जाती है, साथ ही में उनकी मदर भी वहाँ पे आई हुई थी। अब वो सभी लोग एक अलग जगह पे बातें करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ऑफिसर के फादर अपना नाम गोकी बताते हैं, साथ ही में उनकी वाइफ कायाको भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। और अब वो दोनों रियो को दुनिया का सबसे बड़ा झटका देने वाले थे। वो दोनों बताते हैं कि उसकी मदर कारासुके किंगडम की रॉयल फैमिली में से एक थी और वो दोनों ही उन्हीं के सबऑर्डिनेट्स थे। इसके बाद गोकी रियो को उसके फादर के बारे में बताते हैं। रियो के फादर का नाम जन है। गोकी बताता है कि रियो के फादर किंगडम के अंदर एक वॉरियर की तरह आए थे, जिन्होंने वॉर के अंदर हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी एबिलिटीज लाजवाब थी और उन्होंने काफी कम उम्र के टाइम के अंदर ही नोबल वॉरियर रैंक हासिल कर ली थी, यानी कि अब उन्हें रॉयल फैमिली में से एक ही समझा जाएगा। और क्योंकि रियो के फादर की एबिलिटीज गोकी से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में गोकी को हरा दिया था, तो फिर उन्हें आया ने यानी कि रियो की मदर का ऑफिशियल गार्ड बना दिया गया था। अब तुम्हें आगे की कहानी तो पता ही लग चुकी होगी। किरण और रियो के फादर को आपस में इसी तरीके से प्यार हो गया होगा, लेकिन उनके इस रिश्ते को बगल के किंगडम के किंग की नजर लग गई, क्योंकि एक मीटिंग के दौरान उसकी नजर आयाने के ऊपर पड़ चुकी थी, रियो की मदर के ऊपर। तो उसने रात के टाइम पे उन्हें किडनैप करवाने की कोशिश की, लेकिन रियो के फादर ने उन्हें बचा लिया। अब यहाँ पे हालात इतने ज्यादा पेचीदा हो चुके थे कि रियो के फादर को रियो की मदर से शादी करनी पड़ी। वहीं पे रियो के मदर के पेरेंट्स को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बगल वाले किंगडम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग सकती थी, इसलिए उन लोगों को मजबूरन यहाँ से भागना पड़ा। अब यहाँ पे किसी की भी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ हालातों की गलती थी, इसीलिए रियो को किसी से भी कोई नाराजगी नहीं थी। गोकी रियो को बताता है कि उसके नाना नानी उसे मिलना चाहेंगे, यानी कि रियो के मदर के पेरेंट्स। रियो उनसे मिलने के लिए जाता है, तो वो लोग रियो से कह देते हैं कि तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम हमें अपनी फैमिली ही समझो। रियो के नाना उससे पूछते हैं क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हारी लाइफ अब तक कैसी रही थी। रियो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि उसके फादर की मौत काफी टाइम पहले ही हो चुकी थी, जब वो बिल्कुल छोटा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी मदर काफी ज्यादा खुश रहती थी और उसे कभी भी उसके फादर की कमी नहीं होने दी। लेकिन उसकी मदर की भी डेथ तब हो गई थी जब वो 5 साल का था, वो भी उसकी आंखों के सामने। ये सुन के ही वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और रियो से पूछते हैं कि उन्हें किसने मारा था। रियो बताता है कि उसको मेरे फादर के किसी साथी ने ही मारा था, जो उनके साथ किसी काम पे जाया करता था, उसका नाम लूसियस था। रियो बताता है कि एक दिन उसकी मदर किसी काम से गई हुई थी और उन्होंने साफ मना किया हुआ था कि दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना, लेकिन उसकी मदर के जाने के बाद ही वहाँ पे लूसियस आ गया। क्योंकि रियो लूसियस को पहले से ही जानता था, तो भरोसे के कारण उसने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खुलते ही लूसियस ने रियो के ऊपर हमला कर दिया। उसी टाइम पे वहाँ पे रियो की मदर भी आ जाती हैं, लेकिन वो इसी चक्कर में लूसियस के हाथों ही मारी जाती हैं, वो भी रियो की आंखों के सामने, जब वो 5 साल का था। जिसके बाद रियो की नानी उसे पूछती है कि तुम अब तक कैसे जी रहे थे, तो रियो अपनी आगे की आप बीती बताता है कि उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तब वो कचड़े के मैदान में पड़ा हुआ था, बिल्कुल अकेले सुनसान गली के अंदर। जिसके बाद वो वहीं पे किसी झोपड़पट्टी में रहने लगा, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसे बदला लेना है। इसके बाद रियो शुरुआत से लेकर अब तक की सारी कहानी बताना शुरू करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। रियो के नाना उसे पूछते हैं कि वो अभी भी बदला लेना चाहता है। रियो आगे से कुछ देर के लिए सोचता है और आगे से कह देता है कि वो दुनिया में किसी को भी माफ कर सकता है, लेकिन लूसियस को नहीं। उसे बदला किसी भी कीमत पे चाहिए। रियो को इतना ज्यादा सीरियस देख के वो रियो को रोकते नहीं है और उससे कहते हैं कि तुम ले सकते हो, लेकिन वो बाद में रियो से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम गोकी के साथ फाइट करो, क्योंकि अगर तुम्हारा सामना कभी लूसियस के साथ हो जाता है, तुम कम से कम इतने शक्तिशाली हो कि उसके सामने मरो नहीं। और साथ ही में नाना जी को ये भी शक हो रहा था कि लूसियस ने ही रियो के फादर की धोखे से जान ली होगी। रियो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और जब वो बैटल के लिए जा रहा था तब उनकी मुलाकात कोमोमो से हो जाती है, जो कि गोकी की ही बेटी थी, और रियो ने इसकी किडनैपिंग को ही मार्केट के अंदर रोका था, जिससे गोकी रियो से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब इसके बाद रियो गोकी के साथ अपना बैटल शुरू करता है, तो शुरुआत के अंदर ही रियो भारी पड़ रहा था गोकी के ऊपर, लेकिन गोकी अचानक से वहाँ पे अपनी स्पेशल आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से सारा माना उसकी शॉट के आसपास इकट्ठा होने लगता है। जिसके बाद वो रियो के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, तो सारा माना रियो की तरफ जा रहा था, लेकिन रियो भी आगे से स्पिरिट आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और बड़ी आसानी के साथ उस सारे माना को डिस्ट्रॉय कर देता है और बड़ी ही आसानी के साथ गोकी को हरा देता है। अब इसके बाद सभी लोग किंगडम से जा रहे थे और रियो भी बाकी लोगों से विदाई लेके चला जाता है। जिसके बाद रियो अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास आता है और उन्हें बताता है कि अब वो इस दुनिया की बुराई से भागेगा नहीं, बल्कि इसका सामना करेगा, ताकि वो अपने चाहने वालों की पूरी तरीके से रक्षा कर सके। अब इसके बाद रियो और रूरी की ग्रैंडमदर दोनों एक साथ बैठते हैं और रूरी को बड़े प्यार से समझाते हैं कि रियो एक रॉयल प्रिंस है और साथ ही में वो उसका बड़ा भाई भी है। अब इसे रूरी को वो सभी चीजें याद आती हैं जो अब तक उसने रियो के साथ की हुई हैं, उसे बड़ा भाई ना बुलाना और बदतमीजी के साथ बात करना, इसीलिए वो सीधा घुटने टेक देती है और रियो से माफी मांगने लगती है। हालांकि रियो उसे कहता है कोई बात नहीं है, हम लोग अभी भी उसी तरीके से रह सकते हैं जैसे कि पहले थे। अब इसके बाद वहाँ पे सर्दियाँ आने वाली थी, तो सभी लोग वहाँ पे चावल की खेती करना शुरू कर देते हैं और सभी लोग एक एक करके अपने खेत के अंदर चावल के पौधे बो रहे
थे। रियो सायो के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं कुछ मदद कर दूं, लेकिन सायो मना कर देती है। तो रियो उसे बता देता है बातों ही बातों में कि वो कुछ दिनों के बाद या फिर अगले विंटर तक गाँव छोड़ के जाने वाला है। इससे सायो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अब तक पता लग चुका था कि वो रियो को दिल दे बैठी है। हालांकि वो अपने आंसू अभी के लिए दबा लेती है, लेकिन जब वो घर जाती है तो कूट कूट के रोती है। अब उसी टाइम पे सिन वहाँ पे आता है, जो कि सायो को रोते हुए देख लेता है। सिन एक काफी अच्छा भाई था और वो सायो से पूछता है कि तुम्हें किसने रुलाया है। तो सायो उसे बता देता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, दरअसल रियो गाँव छोड़ के जाने वाला है। तो सिन को अपनी बहन के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, इसीलिए वो भागते हुए रियो के पास जाता है और उसके सामने अपना सर झुका के उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो गाँव छोड़ के कहीं न जाए। लेकिन तभी वहाँ पे सायो भागते हुए आती है, जो कि सिन को अपने साथ लेके जाती है, उनसे माफी मांगते हुए। अगली सुबह से सायो बदल चुकी थी, वो रियो के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और हमेशा सिर्फ अपनी स्पिरिट आर्ट्स के ऊपर ही फोकस करती थी और डेली ट्रेनिंग करती थी ताकि वो खुद को बेहतर कर सके। जब चावल की फसल वहाँ पे कट जाती है तो फिर वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पे रियो के कहने पे गोकी और उसकी वाइफ वहाँ पे फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आए हुए थे और वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। रियो ने गाँव वालों के लिए अपने हाथों से रेमन भी बनाया था। अब इसके बाद सायो रियो के पास आती है और उसे अपने साथ जंगल के अंदर लेके जाती है और उसे अपने प्यार को कन्फेस करती है और उससे कहती है कि उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है अपनी स्पिरिट आर्ट्स के ऊपर फोकस करने के लिए, ताकि वो रियो के काम आ सके। लेकिन रियो उसे बड़े प्यार से ही रिजेक्ट कर देता है और उसे माफी भी मांगता है। लेकिन सायो रियो के साथ जाना चाहती थी, भले ही रियो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट न करे, लेकिन रियो उसके लिए भी बड़े प्यार से मना कर देता है और उससे माफी मांगता है। बेशक इसे सायो का दिल टूट जाता है और वो आगे से रोने लगती है। रियो वहाँ से जाते हुए सिन से भी माफी मांगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सिन वहीं पे बैठा हुआ है। रियो के जाने के बाद सिन सायो के पास जाता है और उसे संभालता है। वहीं पे गोकी भी ये सभी चीजें देख रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि रियो रात के टाइम पे ही वहाँ से जा रहा था। दरअसल उसने फेस्टिवल के दौरान हर किसी से मुलाकात कर ही ली थी और वैसे भी रात को जाना ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन वो लोग इस बात से हैरान होते हैं कि सायो गुड बाय कहने के लिए नहीं आई। लेकिन रियो को पता था कि सायो किस लिए नहीं आई। लेकिन जब वो विलेज से बाहर जा रहा था तब सायो उसका विलेज गेट के ऊपर इंतजार कर रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकी ने भी वो सभी चीजें देख ली थी। इसके बाद वो सायो के पास गया था और उसे पूछा था क्या वो रियो को सच में इतना पसंद करती है कि वो रियो के खातिर अपने विलेज को भी छोड़ सकती है, जिसके लिए सायो हाँ कहती है। तो फिर गोकी ने उसे कुछ बताया था, हमें वो दिखाया नहीं जाता है और सायो अभी भी रियो से ज्यादा कुछ नहीं कहती है, बस उसे गुड बाय कहती है और अपना ख्याल रखने को कहती है। रियो भी सायो से मिलके काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो सायो को आखिरी बार देखना चाहता था। इसके बाद रियो भी गुड बाय कहके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद रियो डायरेक्ट वर्ल्ड ट्री के पास आता है और लातीफा से मिलता है। लातीफा से मिलने के बाद वो सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं और रियो दोबारा अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ पे सभी लड़कियां रियो का इंतजार कर रही थी। रियो उन सभी के पास जाता है और उनकी एक एक करके तारीफ करता है। इससे वो लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। अगली सुबह जब रियो की आंखें खुलती हैं, तब उसके साथ बेड में एक और लड़की थी जिसने कपड़े नहीं पहने थे। रियो को शुरुआत में ये एक सपना लगता है, लेकिन जब वो बाद में कुछ मखमली चीजें छूता है तब उसे यकीन हो जाता है कि ये भाई साहब सपना नहीं है और वो चीखने लगता है और उसके चीखने की वजह से वहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं। और जब वो रियो को ऐसे हालातों में देखती हैं तब वो रियो को ठरकी समझ के चिल्लाने लगती हैं। अब वो सभी लड़कियां रियो को अलग अलग नाम से बुलाने लगती हैं, दरिंदा, ठरकी, बेरहम। हालांकि लातीफा सही सवाल पूछती है कि पहले तो ये बताओ कि ये लड़की कौन है। तो रियो को याद आता है कि नाम पूछना है और वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की चिल होके बताती है कि मैं तो वो स्पिरिट हूँ जो हारुतो से जुड़ी हुई है। रियो से कई सारे सवाल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पे कैसे आई, तुम हारुतो को कैसे जानती हो। लेकिन उस स्पिरिट के पास इनका कोई भी जवाब नहीं था, सिवाय एक के कि हारुतो एग्जिस्ट करता है तो मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। वहीं पे वो सभी लड़कियां इस बात से कंफ्यूज हो रही थी कि स्पिरिट रियो को हारुतो कह के क्यों बुला रही है। तो रियो उनसे कहता है कि वो बाद में इसे एक्सप्लेन कर देगा। वहीं पे स्पिरिट रियो से कहती है कि मुझे एक नाम दो। वहीं पे रियो स्पिरिट से पूछता है कि तुम्हें सब कुछ पता है मेरे और हारुतो के बारे में, जिस पे स्पिरिट आगे से कहती है कि उसे सब कुछ पता है। वहीं पे एक लड़की आगे से कहती है कि उन्हें डियारा से इसके बारे में पूछना चाहिए, वो कुछ एडवाइस दे सकती है। तो वो लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद स्पिरिट खड़ी होती है और माना से अपने ऊपर कपड़े ले आती है। रियो जब उसको इन कपड़ों के अंदर देखता है तो फिर उसे साकुरा फ्लावर्स की याद आती है, साथ ही में उसे मीचान भी दिखाई देती है। इसीलिए रियो उसको आयशा का नाम देता है। स्पिरिट के साथ साथ सभी लोगों को ये नाम पसंद आता है, जिसके बाद वो सभी लोग आयशा और रियो को डीआरएस से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। डीआरएस आयशा को चेक करती है और उसे पता चलता है कि आयशा के पास उसकी कोई भी मेमोरी नहीं है और न ही उसे ये पता है कि वो स्पिरिट कैसे बनी। डीआरएस उसे पूछी है कि वो कौन कौन से एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। इस पे आयशा बताती है कि वो सभी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। इससे वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि स्पिरिट सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। अब इसी बात को कंफर्म करने के लिए आयशा और हारुतो के बीच में बैटल होने लगता है, ताकि उन लोगों को ये भी पता चल जाए कि आयशा कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। रियो और आयशा जब दोनों आपस में फाइट करते हैं तो फिर दोनों की एबिलिटीज, पावर, टेक्निक सब कुछ सेम था। यहाँ तक कि वो जो मैजिक इस्तेमाल करते हैं वो भी सेम था। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। और जब यो वहाँ पे विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है तो आयशा भी विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं हरा पा रहे थे। इसीलिए मैच टाई हो जाता है। डीआरएस इस बात को कंफर्म करती है कि आयशा के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बस हल्की सी
शक्तिशाली है। अब इसके बाद आयशा और रियो दोनों एक साथ ही काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और रियो लातिफा के ऊपर कम ध्यान दे रहा था और साथ ही में रियो कुछ दिनों बाद विलेज को छोड़ के जाने वाला था। तो एक लड़की रियो से कहती है कि वो लातिफा के ऊपर कम ध्यान दे रहा है और वो दोबारा ही विलेज को छोड़ के जाने वाला है, उसे एक बार लातिफा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। रियो इसी बारे में बात लेते हुए सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे लातिफा आ जाती है जो कि रियो के साथ ही बात लेना चाहती थी। रियो को इसे दिक्कत तो हो रही थी लेकिन लातिफा के जिद के सामने उसकी एक नहीं चलती है। इसके बाद लातिफा रियो की पीठ साफ करने लगती है और उसे बताने लगती है कि वो जापान से आई थी, जिसके बाद वो रियो को अपना असली नाम भी बता देती है और ये भी बता देती है कि वो बस एक्सीडेंट के दौरान मारी गई थी और ये भी कि उसने बस के अंदर रियो जैसे दिखने वाले ही एक बड़े भाई को देखा था। अब इससे रियो को ये कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की वही छोटी लड़की है जो बस के अंदर थी। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को बता देते हैं कि वो दोनों की मौत एक साथ ही हुई थी बस के अंदर। वहीं पे रियो लातिफा से माफी भी मांगता है उसे कम टाइम देने के लिए और उसे वादा करता है कि जब वो दोबारा लौट के आएगा तो वो सारा टाइम उसी के साथ बिताएगा। अब अगले दिन रियो दोबारा वहाँ से बाहर निकल रहा था तो फिर उर्सुला रियो को एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल देती है जिसके इस्तेमाल से वो डायरेक्ट विलेज के अंदर आ जाएगा और उसे ज्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। वहीं पे सोल्डर रियो को एक इयरिंग देता है जिसकी मदद से वो अपने बालों का कलर जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता था। इसके बाद रियो उन लोगों को गुड बाय कहता है और वहाँ से किंगडम की तरफ जाने लगता है सेलिया से मिलने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग सेलिया को देखते हैं और यहाँ पे काफी सारे साल बीत चुके थे, 2 से 3 साल, और किंगडम की स्थिति अब अलट पलट हो चुकी थी। इसीलिए सेलिया की शादी अब चार्ल्स के साथ होने वाली थी जो कि एक पॉलिटिकल मैरिज थी। सेलिया बेशक ये शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे करनी पड़ रही थी और उसे अभी भी रियो की याद आ रही थी। वहीं पे हम लोग रियो को देखते हैं जो मार्केट के अंदर घूम रहा था तो फिर उसे सेलिया की शादी के बारे में पता चलता है और उसे सेलिया की चिंता होने लगती है और वो ये चेक करना चाहता था कि ये शादी सेलिया की मर्जी से हो रही है या फिर जबरदस्ती। अब इसीलिए वो सबसे पहले एकेडमी के चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ पे वो सेलिया के साथ टाइम स्पेंड किया करता था, लेकिन अब वो चैम्बर पूरी तरीके से खाली हो चुका था। इसीलिए रियो एक बंदे के पास जाता है जिसको आयशा ने कंट्रोल कर लिया था। रियो से पूछता है सेलिया कहाँ पे है तो वो बंदा रियो को बताता है कि सेलिया की शादी चार्ल्स के साथ होने वाली है और वो भी रॉयल पैलेस के अंदर है। अब इससे रियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि चार्ल्स के साथ उसका पुराना रिश्ता था और सेलिया उसके साथ शादी तो बिल्कुल भी अपनी मर्जी से नहीं करेगी और उसे सेलिया की चिंता होने लगती है। साथ ही में रियो को यह भी पता चल जाता है कि ये एक पॉलिटिकल मैरिज होने वाली है, लेकिन रियो को सेलिया से ही ये कंफर्म करना था, इसीलिए वो आयशा को पैलेस के अंदर भेजता है सेलिया के लोकेशन चेक करने के लिए। वह भी हम लोग सेलिया को देखते हैं जिसे जानबूझ के ये शादी करनी पड़ रही थी और वो खुद को यही कहते हुए दिलासा दे रही थी कि वो बस एक डॉल बन के वहाँ पे रहेगी, न कि किसी इंसान की तरह। इसके बाद वो रियो के लेटर को देखते हुए सोचती है कि वो रियो से एक बार मिलना चाहती है। इसके बाद वो लेटर को जलाने वाली थी लेकिन तभी उसके पास वहाँ पे रियो आ जाता है। सेलिया जैसे ही रियो को देखती है तो वो उसे गले लग जाती है और उसे थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसके लिए चाय बनाने के लिए जाने लगती है। रियो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो सेलिया से डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है या फिर उसे जोर दिया जा रहा है। लेकिन सेलिया रियो से कहती है कि ये उसकी शादी अपनी मर्जी से हो रही है और वैसे भी उसकी उम्र हो रही है शादी की। रियो फिर भी कुछ पूछना चाहता था तो सेलिया उससे पूछ लेती है अगर मैं कह दूं कि शादी नहीं करना चाहती हूँ तो क्या तुम मुझे अपने साथ भगा के ले चलोगे, सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे। लेकिन रियो के जवाब देने से पहले ही वो रियो से कह देती है कि ये मजाक है। जिसके बाद वो रियो को कमरे से बाहर भगा देती है और उसे कहती है कि तुम्हें शादी देखने के लिए आने की जरूरत नहीं है। रियो भी वहाँ से चला जाता है और वो आयशा को बताता है कि उसे अभी भी सेलिया की असली फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चला है और वो आयशा से पूछता है क्या कल वो उसकी मदद करेगी, जिसके लिए आयशा मान जाती है और उसे कहती है कि वो हारुतो के लिए कुछ भी कर सकती है। अब इसके बाद अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सेलिया रेडी होती है और रॉयल मैरिज के लिए सबसे पहले रैली निकाली जाती है उनकी गरिमा को और ज्यादा निखारने के लिए। इसीलिए शादी से पहले वहाँ पे रैली निकाली जा रही थी, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे रियो आता है जो कि रैली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए जितने भी गार्ड्स उसके रास्ते में आ रहे थे वो उन सभी को नॉकआउट करते हुए सीधा शादी की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं पे चार्ल्स को रख रहा था कि गार्ड्स उसे आसानी के साथ संभाल लेंगे, लेकिन रियो उन सभी को पीटते हुए डायरेक्ट चार्ल्स के पास आता है और उसके पेट के ऊपर घुसा मार के उसे नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद वो सेलिया के गर्दन के ऊपर चाकू रख लेता है। जैसे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सभी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें वहीं पे रोक लेते हैं, नहीं तो रियो उनके भी दांत पैर तोड़ सकता है। वहीं पे रियो सेलिया को बता देता है कि वो यहाँ पे नौटंकी करने वाला है, कि उसे किडनैप किया जा रहा है, जिसके बाद ना ही उसकी फैमिली को कोई परेशानी होगी और ना ही किसी दूसरे लोगों को, और वो आसानी के साथ शादी से यहाँ पे भाग भी सकती है। और रियो सेलिया से आखिरी बार पूछता है कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। अगर वो हाँ कहेगी तो रियो यहीं पे सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा, नहीं तो वो उसे अपने साथ भगा के ले जाएगा। सेलिया रियो की बात को मान जाती है और भागने के लिए हाँ कह देती है। जिसके बाद रियो सेलिया को उठाता है और वहाँ से लेके उसको भागने लगता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियो जंप करके उन्हें पार कर जाता है। वहीं पे जब सभी लोग परेशान हो रहे थे कि सेलिया को किसने किडनैप किया है, वहीं पे रेस, जिसको हम लोग पहले से ही जानते हैं, उसे पता लग जाता है कि ये रियो ही है जिसको उसने पहले भी टेस्ट किया था। इसके बाद वो रियो की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन रियो उसे आसानी के साथ
साथ ब्लॉक कर लेता है। अब इसके बाद हम लोग रियो को देखते हैं जो कि सेलिया को लेके छतों के ऊपर से भाग रहा था। वहीं पे सभी गार्ड्स ऊपर से उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए रियो सेलिया को एक गली में लेके जाता है जहाँ पे वो आयशा को बाहर बुलाता है। आयशा सेलिया को अपने साथ ले लेती है और जंगलों के अंदर कहीं और रास्ते से चली जाती है। वहीं पे रियो सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दोबारा छत के ऊपर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो लोग रियो के ऊपर निशाना लगाने लगते हैं और ये सब कुछ रियो का ही प्लान था ताकि सेलिया और आयशा दोनों यहाँ से निकल जाए और उनके ऊपर किसी का ध्यान भी न जाए। इसके बाद वो लोग रियो के ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन रियो हर अटैक को डॉज कर लेता है। रियो उन अटैक्स को डॉज करने के लिए गली से नीचे आ जाता है तो गली के अंदर कई सारे गार्ड्स थे और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि रियो इन्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस नॉकआउट कर रहा था। तो फिर उसे फाइट करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो फिर भी कई सारे गार्ड्स को यूं ही हरा देता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे आल्फ्रेड आ जाता है जो कि एक रॉयल वॉरियर था, जिसको राजा की तलवार का टाइटल भी दिया गया है। आल्फ्रेड डायरेक्ट रियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रियो काफी आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे आल्फ्रेड एक लंबी चौड़ी शॉट का इस्तेमाल कर रहा था, वहीं पे रियो ट्विन शॉट का इस्तेमाल कर रहा था जो कि कुनाई की तरह होती हैं। लेकिन रियो इसके बावजूद आल्फ्रेड को तगड़ी टक्कर दे रहा था, तो आल्फ्रेड वहाँ पे सीरियस हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी शॉट के ऊपर बहुत ज्यादा माना को इकट्ठा करता है और रियो के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। और जब वो लोग रियो को देखते हैं तो रियो वहाँ से गायब हो जाता है। आल्फ्रेड को समझ में आ जाता है कि रियो को कुछ भी नहीं हुआ है, वो अटैक का फायदा उठा के यहाँ से भाग निकला है, इसीलिए वो बाकी सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि आसपास के इलाके में चेक करो। अब इसके बाद हम लोग रॉयल पैलेस को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि सेलिया कहाँ पे चली गई। वहीं पे रईस को सब कुछ पता था और वो काफी ज्यादा चिल था, लेकिन अचानक से वहाँ पे मौसम बिगड़ता है और चीजें काफी ज्यादा टेंस हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग सेलिया और आयशा को देखते हैं जो कि रियो का इंतजार कर रहे थे, और कुछ ही देर में रियो वहाँ पे आ जाता है। सेलिया रियो को गले लग जाती है और उसे वादा करती है कि वो उसके साथ ही रहेगी, और वो रियो को उसकी किडनैपिंग करने के लिए शुक्रिया भी कहती है। खैर रियो और सेलिया वहाँ पे खुश हो ही रहे थे कि इसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और इनके अंदर से रिकार्नेटर्स आ रहे थे। वहीं पे आयशा को मीचान का महसूस होता है, जिसके बाद वो रियो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इन लोगों की मदद करो। और इसी के साथ फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो कि सेकंड सीजन के होने वाले हैं। डायरेक्टर की सोच। सेकंड सीजन के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जापान टोक्यो से दोबारा इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसमिग्रेट हो जाते हैं, और उसी टाइम पे कुछ लोग इनको किडनैप कर लेते हैं और इन्हें बेचने के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन आयशा के कहने पे रियो इन्हें यहाँ पे चेक करने के लिए आता है, और जब उसे पता चलता है कि इन लोगों को किडनैप करके बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, तो वो उन लोगों के साथ फाइट करता है और उन्हें बेदर्दी के साथ मार देता है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो छोटे छोटे बच्चों को आजाद करता है और वो बच्चे उसे बताते हैं कि उनके साथ एक और लड़की भी थी, और जब रियो उसको जाके आजाद करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं हारुतो के बचपन का प्यार मीचान थी। और इसी के साथ सेकंड सीजन का रिव्यू यहीं पे खत्म होता है।